मेरी नौकरानी रोज कहा करती थी, मालकिन, अब नाइट शिफ्ट मत किया करें। आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बातों की समझ न आई। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, तो किसी और को अपनी जगह ड्यूटी देकर मैं अचानक घर आ गई। तो मेरे कमरे से चीखों की आवाजें आ रही थी। पति तो घर पर था नहीं, मगर कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। क्योंकि कमरे में मेरी छोटी बेटी और वह नौकरानी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वो मुझसे कुछ बात करना चाहती थी। जब मैंने 3-4 बार यही करते देखा, तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि सब ठीक तो है? क्या तुम्हें कोई बात करनी है? मुझे लगा था कि शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों की तो यही तो समस्या रहती है कि उन्हें हर वक्त बस पैसों की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसीलिए उससे पूछ लिया कि पैसों की ज़रूरत तो नहीं? तो वो कहने लगी, नहीं नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। तो सुनीता कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। मैं चौंक कर उसके तरफ देखा और सोचा, उसका ये सब कहने का क्या मतलब है कि मैं नाइट ड्यूटी ना किया करूं? आखिर वह होती कौन थी मुझे ये सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वो बगैर कुछ कहे जल्दी से वहां चली गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसीलिए वह ऐसा कह रही है। मुझे वैसे भी काफी दिनों से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए और आखिर पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर, उस दिन मैं अस्पताल चली आई। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही किया करती थी, मगर पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी। और मुझे इसमें इसलिए भी कोई समस्या नहीं होती थी कि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे, और वैसे भी मैंने उसे फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे ही घर में रहे, और शाम को तो मेरा पति भी घर पर चला जाता था, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। मगर पिछले कुछ दिनों में सुनीता के बारे में मुझे अजीबो गरीबो ख्याल आने लगे थे कि कहीं वह पीठ पीछे मेरी गलत न कर रही हो। अक्सर मैं अपने साथ ही औरतों से बातें सुनती थी कि ऐसे ही औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले करके नौकरी करती थी, तो उसके पति ने नौकरानी से ही अफेयर चला लिया और उसे छोड़कर शादी कर ली। जब से मैंने यह खबर सुनी थी, तो मुझे किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था, क्योंकि वह बहुत ही एक शरीफ औरत थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही कितनी लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक ही सोई रहती थी, इसलिए मेरे पति नौकरानी का हाथ का नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उसे नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे घर लौट कर आती, तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई में दोपहर के 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल के नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था, जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम के चाय पीने के बाद मैं अस्पताल जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते कि काजल, तुमने तो अपनी जिंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी, और वो भी मेरे बात को समझ जाया करते थे। जिंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई, तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई थी। लेकिन सुनीता फिर बार एक मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन के समय में करवा लें।
आपके जाने के बाद आपके किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वो मुझे बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात को ख़त्म करके वहाँ से जा चुकी थी। उसकी बात को सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी कि मेरे हिस्से की सजा का क्या मतलब था। कहीं वो मेरे हिस्से के समय मेरे पति के साथ गुजर नहीं रही थी। ये सोचते ही मेरे कदमों तले जैसे जमीन ही सरकने लगी थी। मेरा विश्वास था जो मेरे पति के ऊपर वह डगमगाने लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना चाहिए कि उसकी ऐसी बार बार कहने का मकसद क्या था। कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी करवा लूं। मैं एक डॉक्टर थी। मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था और एक फेवर थी या किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते हैं, मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती भी थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे अचानक छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात ख़राब हो जाती। मैं इतने सालों से मेहनत से काम कर रही थी और कभी मैं अपने बात से नहीं फिरी थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुनीता मेरे घर में पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और इतने अरसे के दौरान ना तो उससे मुझे किसी की शिकायत हुई थी और ना ही मुझसे वह किसी विधवा औरत थी। इसके 2 बच्चे थे जिसको पालने की खातिर वह मेरे घर पे नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों की टेंशन नहीं थी क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसकी माँ थी और वह गांव में रहते थे। वह अकेले ही हमारे घर में रहती थी। जो भी तनख्वाह उसे मिलती थी वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो। जहाँ पर तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर ना जाने क्या बात थी कि वह मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी भी किसी की शिकायत नहीं की थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका व्यवहार अजीब सा हो गया है। वो बस मुझसे हर वक्त एक ही बात करती थी कि मैडम जी, अपनी ड्यूटी दिन की करवा लें, रात को घर पर रहा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी आखिर रात को घर पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वह इतना घबरा कर मुझे ये बात कहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑन ड्यूटी रहती थी कि अचानक एक नर्स आकर मुझे कहने लगी कि कोई एक औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा कि वह कोई मरीज है क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वह कहने लगी नहीं, वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन से ऐसी रिश्तेदार मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैं हैरत के मारे देखकर पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? तो वह कहने लगी, आप ही डॉक्टर काजल हैं? तो मैं बोली, हाँ जी, मैं ही डॉक्टर काजल हूँ। मेरी बात को सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि मैं उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों खींची है और आखिर वह है कौन। लेकिन वह बहुत तेजी से भागते हुए मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होकर वापस आ गई और सोचने लगी कि भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो औरत और यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं क्यों मुझे बहुत गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार इशारे दे रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं ये बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठी तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे और जब रात को मैं ड्यूटी पर जाना होता था तब तक वह ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से तो मेरे पति से मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ
तो मैंने फौरन अपना फ़ोन निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लूँ, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैं उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की, तो उसके सिक्योरिटी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर पर आ ही नहीं रहे। सिक्योरिटी की बात को सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात तो ये थी कि वह रोजाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर वो ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब ये बात मैंने घर में बताई तो सब बहुत खुश हुए, खास करके मेरे नौकरानी के चेहरे पर तो सच्ची खुशी के नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो मैं ऐसे ही बाहर टहलने के लिए आ गई, तो मैंने देखा मेरी नौकरानी किसी से फोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही है। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना उसके हिस्से की सजा भुगतते भुगतते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फोन बंद कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो कहने लगी किसी से भी नहीं, अम्मा से बस अपने बच्चों का हाल चाल पूछ रही थी। मुझे अब सुनीते के बारे में शक हो चुका था। ये कोई तो खिचड़ी जरूर पका रही है या फिर मुझसे कोई बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा होता क्या है। लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए रहे। मेरा पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा कि कितना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी कि ये क्या वाकई खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहा है। मैं उसे खोजती हुई नज़रों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरे नौकरानी का चक्कर चलता हो, इसलिए वह मुझसे कहती हो कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल पर जाता था। इस घर में हम बस 4 ही लोग थे और मेरा ख्याल था कि इतने सारे लोगों के लिए बस एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी सुनीता के अलावा किसी और को रखने का सोचा ही नहीं। और एक दो बार अपने घर वालों से मैंने पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने बहुत सुनीता की तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी के रखने की। तो मैं भी सुकून से हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि सुनीता और मेरी बेटी कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। मेरी बेटी हर वक्त सुनीता के आसपास रहती, कभी उसके कमर में बाहें डाले खड़ी होती, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर वो सुनीता को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। और मैं ये भी देख रही थी कि मेरी बेटी तो सुनीता के करीब जाने की कोशिश करती थी, उससे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुनीता उससे दूर भागती थी। खैर, उस दिन मेरे पूरा दिन पूरी रात रहकर घर पर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी, क्योंकि मुझे अब कुछ भी नॉर्मल नहीं दिखाई दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी सुनीता के बहुत करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं इस बात को इग्नोर कर दिया कि मैं तो घर पर रहती ही नहीं हूँ, सिर्फ सुनीता रहती है और सुनीता से उसका दिल लग गया होगा और कोई बात नहीं थी। खैर, मैं घर पर रहकर देख लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर अब चिढ़ गई थी। मैंने सोचा पता नहीं सुनीता के ड्रामे अब कब ख़त्म होंगे। फिर अगले दिन दोबारा से मैंने अपने रूटीन के हिसाब से अपनी नाइट ड्यूटी शुरू कर दी। 2 दिन के बाद की ही बात है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आती हूँ। मैं यही सोचकर बाजार गई, पर मुझे एक जगह पर वहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि सामने का मंजर देखकर मुझे पत्थर बना दिया था। क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी? वह तो एकदम अच्छा भला था, उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा कि वह एक कमरे के अंदर चला गया। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा
तो वो एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उस औरत का मेरी तरफ पीठ थी। उस औरत को पैसे देने के बाद उससे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई, उसे देखकर मैं आंखें झपकाना भूल गई थी। फटी आंखों से उसको देख रही थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि सुनीता ही थी। उस औरत ने सुनीता को कुछ पैसे दिए। सुनीता ने उसको धन्यवाद किया और वहां से चली गई। आखिर ये चक्कर क्या था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उस अनजान औरत ने मेरे पति के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे सुनीता को दे दिए। आखिर यह सब चक्कर क्या था? और जब उस औरत ने मेरी तरफ चेहरा घुमाया तो मैं तंग रह गई थी। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी? इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। ये तो वही औरत थी जिसने उस दिन तस्वीर ली थी और भाग गई थी। इसका मेरे पति के साथ आखिर क्या संबंध है? मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उससे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले ही उस औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आया। एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वहां से चली गई। ये सब देखकर अब मुझे पक्का विश्वास हो गया था, जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और इसमें मेरा पति और मेरी नौकरानी भी शामिल है। मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ निकलता हूँ। मुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई कि ये भी अगर घर से बाहर रहेंगे तो मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके रहूंगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में खोई रही। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी खराब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगे, आपको घर चले जाना चाहिए। सर में इतनी तेज दर्द था, मुझे अब और लगने लगा कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती थी, वरना मेरी और तबीयत खराब हो जाती। मैं अपनी जगह किसी और डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं यूं कभी अचानक रात के समय घर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने की बजाय मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलूं। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया, शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मैं भागती हुई ऊपर गई तो चीखों की आवाज़ अभी भी मेरी छोटी बेटी की कमरों से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने लगी। एकदम से दरवाज़ा खुला। सामने का मंजर देखकर तो मेरी एकदम से चीखें निकल गई, क्योंकि वह मंजर ही ऐसा था जिसने मुझे हिला कर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरीके से पीट रही थी और वह चीखों की आवाज़ भी मेरी नौकरानी सुनीता की ही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाया तो वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। सुनीता जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसीलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि फिर आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है और ये आज से नहीं बल्कि कई महीनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम सुनीता को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम उसे इतनी बुरी तरीके से पीट रही थी? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक जोर सा धक्का दिया और कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच में ना बोलें, आप जो भी हैं यहाँ से चली जाएं। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वो ये क्या बक रही थी? मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे लग रहा था कि जैसे वह अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ सुनीता बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। उधर मेरी बेटी की हालत भी खराब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। मैंने जल्दी से अपने साथ में लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला
और बेटी को लगा दिया तो वह अब सुकून से अपने बेड पर लेट सो गई थी। और मैं ये सब सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सुनीता अलग डरी डरी से खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। मैंने सुनीता से पूछा कि ये सब क्या है और कब से हो रहा है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहने लगी, आप मेरे साथ आए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है। वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। सुनीता कमरे से निकलकर नीचे की तरफ ऐसे भाग कर आई थी जिससे 1 मिनट अगर वो यहाँ रुकी तो कहीं उसे फिर से ना पकड़ ले। मैं भी परेशान होते हुए नीचे आ गई तो वो कहने लगी, ये सब कुछ जो भी आपने देखा है वह आपके वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहा करें, लेकिन आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि आप आखिरी बार कब अपने बच्चों के साथ उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात को सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने इस शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका, और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने की भी अनुमति दे दी। और शुरू से ही मेरे बच्चों को मेरी नौकरों ने पाले थे। मैं भी बहुत कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी पर बहुत जिम्मेदारियां थीं और मेरा ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश की थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और एक अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उसे ज़्यादा समय नहीं दे पाती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे ध्यान नहीं देते थे और उसे प्यार नहीं करते थे। सुनीता कहने लगी कि आपके व्यवहार से आपकी बेटी धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप की सख्त ज़रूरत थी, जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं था। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगतों के साथ रहकर गलत आदतों का शिकार बन चुकी है। उसे माँ की ज़रूरत थी, वो नहीं मिली, इसलिए वो दिमागी बीमार हो गई। वो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मुझ पर निकालती है। उस समय उसको लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ, और वह क्योंकि आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाई, आप पर कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वो मुझे अपनी माँ समझकर मुझ पर गुस्सा निकालती है। और जब सुबह होती है तो वो सिर्फ मुझसे ना माफ़ी मांगती है, बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है, ताकि मैं आपको कुछ ना बताऊं मैडम जी। मैं गरीब हूँ बच्चों का, और अपने बूढ़े माँ बाप का पेट भी पालती हूँ, और रात को जो मारपीट और तकलीफ में सहती थी। सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती है तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही थी। एक बार जब दिन में रिया मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मुझे पैसे देने लगी तो मैंने कहा कि रिया, तुम मेरे पर बहुत जुल्म करती हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को मैं सारी बातें बता दूंगी। तुम पागल हो, तुम्हें तुम्हारी माँ पागल खाने में डाल देगी, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर रिया डर गई, और उसी डर में उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरे माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगी। रिया दिमागी मैरिज थी। धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरान भी पैदे होने लगे थे, इसलिए मैं डर गई और आपको कुछ बता भी नहीं पा रही थी। आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी कि आपको यही कहती थी कि आप घर पर रहा करें। मैंने सुनीता से पूछा, सुनीता, ये कब से हो रहा है? सुनीता ने मुझे बताया कि मैडम जी, ये पिछले 1 साल से चल रहा है। रिया का व्यवहार मेरे पति कभी आग या फिर पानी की तरह होता है। कभी कभी लाड़ और प्यार से जिद करती है, तो कभी कभी सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है, तो कभी सारी रात अपनी मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। वो सब कुछ एक बेटी जो अपनी माँ से चाहती है। वो मुझसे कहती थी कि मैं उसकी माँ बनने की नाटक करूं, उसको वो सब खुशियां दूं जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। और जब वो अपनी जिद पूरी करने से मना कर देती है तो वह उस गुस्से से पागल हो जाती और मुझे पीटने लगती है। सुनीता की बातों को सुनकर समझ आया कि सुनीता क्यों कहती थी कि मैडम जी, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद वो सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी सुनीता पर निकाल देती थी।
मैं तो कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ ये सब चल रहा होगा। लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और ये सब सुनीता के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फौरन उससे पूछा तो वो कहने लगी, मैडम जी, आप तो मेरी कोई भी बातों को सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो मैं आपकी बेटी की जो भी हालत थी वह आपके पति को बता दी। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया, और डॉक्टर से विनती भी की कि किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दे। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपको इस मामले के बारे में पता चले और आप गिल्टी फील करें। वह औरत वही डॉक्टर थी। आपके पति ने उस डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरे पत्नी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वह भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को ये सब कुछ जानने से पहले मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस ले लिया था, और उस दिन भी आपके पति उस डॉक्टर के फीस दे रहे थे और मैं उस डॉक्टर की मदद कर रही थी। वो जब भी मुझे अपनी क्लिनिक बुलाती मैं चली जाती थी और वह मुझे अपनी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी। इसलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। तभी आपने मुझे देख लिया होगा। वो डॉक्टर ने मुझे एक दिन बताया था कि आपकी मालकिन की मैंने कुछ तस्वीरें ली हैं। मुझे हैरत हुई। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीर क्यों ली है? इसलिए वो डॉक्टर कहने लगी, क्योंकि मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती थी। अब वह शक में पड़ गई है तो वह अब अपने घर में ध्यान देगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देगी। उसे लगेगा कि जरूर न जरूर मेरे घर में कुछ खिचड़ी पक रही है और वह अपने घर में ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारी मालकिन को सब कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारे मालिक ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा है। लेकिन इस तरह शक में पड़कर वह कुछ तो अपने बच्चे में ध्यान देगी। सुनीता की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। अपने शौक को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों और परिवार को इग्नोर कर चुकी थी। मेरे 2 बच्चे थे और कैसे पले बड़े मुझे होश नहीं था। मेरी बच्ची शुरू से ही अपने आप में मग्न रहने लगी थी और मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया जिसका वह हकदार थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका ये नतीजा निकल सकता है। उस वक्त मुझे समझ आया कि हम माँ बाप को अपने करियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को ही भुला दें। मेरे पति को मुझ पर बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं पछतावे की आग में जलूं। इसीलिए वो खुद सारे मामले ठीक करना चाह रहे थे। मगर मैं अब समझ गई थी कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी अपना किरदार निभाना होगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली, क्योंकि अपने घर और अपने बच्चों को समय दे सकूं। और हम सब ने मिलकर मेरी छोटी बेटी को ठीक कर लिया और मैं भी उस दिन के बाद दिन की ड्यूटी लगवा ली, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, ताकि मेरे बच्चों को मैं कुछ समय दे सकूं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों पर ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।